हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एमसीक्यू देखने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक के, तो ध्यान से देख लीजिए। हम संसद को देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल और राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में उन्हें देख लेंगे। और इसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उससे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक वाइक करके अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि भारतीय संसद का निर्माण किनसे होता है। तो हमने अपनी वीडियोस में आपको कई बार बताया है कि जो हमारी संसद है उसका जो प्रावधान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आर्टिकल 79 में। कहाँ? आर्टिकल 79 में। और इसी में बताया गया है कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन? एक तो अपने प्रेसिडेंट ही हैं, दूसरा है हमारा राज्यसभा, तीसरी है हमारी लोकसभा। ठीक है, तो ये 3 संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखिए। कह रहे हैं ये भंग नहीं किया जा सकता या इसमें मनोनीत मेंबर होते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि इनके पास विशेष अधिकार है। और चौथा कि ये लोकसभा से वरिष्ठ है। तो यद्यपि लोकसभा से वरिष्ठ मानी जाती है, इसको उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठतम या वरिष्ठ लोगों की सभा कहा जाता है, लेकिन इसका यदि आप उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा कि ये भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो 2/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में क्या होते रहते हैं, मतलब हटते रहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या केवल राज्यसभा को ही भंग नहीं किया जा सकता? नहीं। अब देखिए, जो राज्यों की विधान परिषद है तो वो राज्यों के लिए उच्च सदन कहलाती है, उसको भी भंग नहीं किया जा सकता। हमारे भारत देश के भीतर 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद का प्रावधान मिलेगा, जिसमें अपना यूपी भी एक है। अभी आगे के क्वेश्चन में आपको हम 6 के 6 बताने वाले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है। अब देखिए, इससे ना 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही कि कितनी सदस्य संख्या है वर्तमान में, और दूसरी कितनी हाईएस्ट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन ना आपसे वर्तमान की बात कर रहा है कि कितनी है, तो ये हो जाएगा 245। वहीं अगर आपसे कहें कि हाईएस्ट कितनी हो सकती है तो वो हो जाएगा 250। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 यह कहता है कि संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है सदस्यों की वो 250 होगी। और इन 250 में आप देखें तो 238 सदस्य जो है वो स्टेट और यूटीज से आते हैं। वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, और ये जो नामित करने का मतलब कि प्रावधान है वो देखिए कहाँ से ये लोग होंगे। तो या तो इन्हें कला का अच्छा ज्ञान हो, या साहित्य का, या विज्ञान, या फिर सामाजिक सेवाओं में उनके द्वारा कुछ योगदान दिया गया हो। ठीक है, तो ये 12 लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहे हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा में कितने हो सकते हैं और कितने हैं। वैसे ही लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं या कितने हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी जो सदस्य संख्या है वो तो 545 है। ठीक है, हाईएस्ट कितने हो सकते थे, तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में आप देखिए 550 अब हो सकते हैं हाईएस्ट। पहले जो है ना ये सदस्य संख्या 552 थी। लेकिन आप सबको पता ही होगा कि ये जो मतलब कि एक संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन, तो ये लाया तो 2019 में ही गया था, एकदम जब स्टार्ट लागू हो गया था जनवरी 2020 में। और इसके तहत क्या होता था, इसमें आप देखिए कि जो एंग्लो इंडियंस होते थे ना, 2 लोगों को उनकी जो है उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता था। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद ये जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में हाईएस्ट मेंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में, 550, जिसमें 530 सदस्य तो मतलब कहाँ से आएंगे, स्टेट से, और 20 यूटी से आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हाईएस्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं, तो वो है अपने 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारत के पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो ये देखिए 1951-52 में हुए थे। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और ये प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं होंगे, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये सब नहीं होंगे। आप देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है, कहाँ पे प्रावधान है इसका, तो ये सब देख लीजिए, बहुत आजकल राज्यपाल से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में ध्यान से देखिएगा कौन सा भाग है, तो भाग 6, इसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, संसद का जो प्रावधान है वो आपको कहाँ मिलेगा, भाग 5 में। लेकिन राज्य की जो मतलब कि विधानसभा है, राज्य का विधानमंडल जो है वो सब कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो भाग 6 में। ठीक है, इसी में आपको राज्यपाल की जो नियुक्ति और उनकी शक्तियां हैं उनका उल्लेख मिल जाएगा। आप ध्यान से ये आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल पीसीएस ने पूछ रखा है। तो अनुच्छेद 155 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र के द्वारा की जाएगी। यद्यपि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये वास्तव में देखें तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इनका जो मतलब कि चयन है वो होता है। और ये बात कहाँ कही गई है, तो अनुच्छेद 74 में, अर्थात राष्ट्रपति जो है ना वो अपने मनमर्जी किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बना सकते, उसके लिए मंत्रिपरिषद का जो मतलब कि अनुमोदन है वो होना अनिवार्य है। और आप देखिए राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, और वो क्या है, और वो ये है कि जो राज्य में राज्यपाल होते हैं ना वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, और लगभग उनकी स्थिति जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वैसे ही स्थिति आपको राज्यों में राज्यपाल की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आर्टिकल जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। तो वैसे तो आपको पता होगा कि साधारण तौर पर सामान्यतः सुनने में आता है कि 5 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो क्या है, वो ये है कि ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा से ही पद पर रहेंगे। तो वैसे तो सामान्यतः कार्यकाल पूछा गया तो 5 वर्ष लगा सकते हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है वो यही है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो देखिए तो मतलब कि भारतीय संविधान के कहाँ पे बताया गया, तो आर्टिकल 156 में बताया गया है। सामान्यतः राज्यपाल का जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का होता है, हालांकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। और इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति उन्हें किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, कल ही बताया था कि मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि अनन्य अधिकारता वाला वो है, और साथ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, लोकसभा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखिए कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो आप सबने जरूर इनको पढ़ा होगा, कई बार ये हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन थे, जीवी मावलंकर। और इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो जीवी मावलंकर थे, जिनका फुल नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और टाइम पीरियड भी जाने रहिए 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। उन्हें दादा साहब के नाम से जाना जाता था और वे 1952 में पहले लोकसभा के गठन तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने 4 वर्षों तक लोकसभा की क्या की, अध्यक्षता की। ठीक है, आगे देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन से पद के पदेन सभा होती हैं, तो मतलब सभापति होते हैं। आपको अभी कल ही बताया था कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अध्यक्ष या फिर सभापति। क्या, सभापति। तो राज्यसभा में सभापति कहते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि राज्यपाल शपथ किनके समक्ष लेते हैं। जाहिर सी बात है जो उनको यहाँ पे ला रहे हैं उन्हीं के नहीं उनके समक्ष नहीं लेंगे। तो भैया ये कहाँ लेंगे, तो राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये देखिए उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से देखिए, जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा शपथ किसके समक्ष ली जाएगी, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष ली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जो राज्यपाल है ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही स्टेट के राज्यपाल होंगे, नहीं, वो एक साथ 1, 2 या उससे अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और ये अपना जो ओथ है वो किसके समक्ष लेते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके सामने। वही राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो किनके समक्ष लेते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा तो वैसे आपको पता है, हमने इसके पहले की जो वीडियोज हमने बताया हुआ है कि इसका कोई मतलब कि कोई स्थायी सदन तो है नहीं, कभी भी इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर आप देखें तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है।
वहीं अगर कहे कोई कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा को मैंने आपको बताया है कि उसको कभी भंग ही नहीं किया जाएगा, अर्थात अनन्य काल तक उसका है। हालांकि उसके जो मेंबर्स हैं उनका काल जो है वो 6 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो लोकसभा का आमतौर पे जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष में स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, इससे पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष मनोनयन, या फिर केवल राष्ट्रपति द्वारा। तो जाहिर सी बात है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। कल ही अभी बताया था कि आर्टिकल 108 के तहत, किसके तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो साधारण विधेयकों को बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए कि राज्य विधानमंडल किससे मिलकर के बनता है। तो जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनी, वैसे ही आप राज्य में देखिए राज्य का विधान परिषद, राज्य का विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। तो ज़्यादातर तो स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है नहीं, तो फिर विधान परिषद की वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए कि राज्य की जो विधान परिषद है इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो कौन सा है, 169, बहुत पूछा जाने वाला ये आर्टिकल है। जबकि आर्टिकल 171 इसकी संरचना का विवरण देता है। विधान परिषद का गठन निर्वाचित सदस्यों, विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातकों और शिक्षकों के द्वारा चुने गए। ठीक है, तथा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि विधान परिषद एक राज्य में कब बनाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है संसद की अनुमति से ही बनाई जाएगी। आगे देखिए कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या क्या है। तो अभी बताया था कि 6 हैं टोटल। कितने हैं टोटल? 6 हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा और विधानमंडल दोनों ही रखने वाले जो राज्य हैं वो आपको कौन कौन मिलेगा। एक तो यूपी मिल जाएगा यानी आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना दक्षिण भारत का है, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा मतलब पांचवा उत्तर प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र बताया कि नहीं 6 होना चाहिए ना, तो एक सेकंड कुछ छूट गया क्या। तो देखिए आंध्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो ए एन क्यों, ए के बाद बी करना चाहिए, ए बी, फिर आंध्र हो गया, बिहार हो गया, ए बी सी, फिर आप देखिए तेलंगाना, बिहार, ए बी टी मतलब ए बी टी के। ठीक है, ए बी टी के एम यू, ए बी टी के एम यू ऐसा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब तक एम यू कैसे, ए बी टी के एम यू। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, अब तक एम यू। तो ये क्या है, ये ट्रिक्स है। आंध्र मतलब कि जो हमारे विधान परिषद वाले स्टेट्स हैं वो कौन कौन से, तो अब तक यम यू, अब तक यम यू महाराष्ट्र, यू मीन्स यूपी। अब से क्या हो जाएगा, आंध्र, बिहार, टी से तेलंगाना और के से कर्नाटक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये ट्रिक अभी तुरंत मेरे माइंड में आया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब तक यम यू या अब तक मुंह, अब तक मुंह कहते हैं ना, अब मुंह तक बू, तो वही है अब मुंह ताका या मुंह तक बू। तो ऐसे याद रखिएगा, अब ताका मुंह ऐसे। ये तो बहुत अच्छा बन गया कि अब ताका मुंह। ठीक है, तो ये अब ताका मुंह, इसको थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज करके याद रख सकते हैं कि अब चला ताका मुंह। और क्या हो गया, ये है हमारे राज्य की विधान परिषद वाले स्टेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य का जो विधान परिषद है दूसरी विधानमंडल के गठन और प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में मिलेगा। और ये अनुच्छेद राज्य विधान परिषदों में सदस्यों के नामांकन और उनके गठन से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं संसद का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कई बार आप लोगों ने सब देखा ही होगा, बजट से संबंधित है तो कौन करते हैं, वित्त मंत्री। तो कब कितने टाइम पीरियड से ही निर्मला सीतारमण जी कर रहे हैं। और यूपी में तो राजेश खन्ना ही नाम है ना, और वो मतलब कि वित्त मंत्री हैं। तो वो स्टेट वाले बजट की बात हो रही, ना कि केंद्र की। ठीक है, तो आप देखिए संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बजट जो है वो प्रस्तुत करने का उल्लेख है भारतीय संविधान के 112 में। तो बजट 12 ऐसे याद कर लीजिए, मैंने भी ऐसे याद रखा है। आगे देखिए कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 1952 में। ठीक, जो फैक्चुअल है उसमें क्या बताना। आगे देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा।
जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पे करते हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का विघटन कर सकता है, कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का विघटन वगैरह राष्ट्रपति के ही पक्ष में है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य या उपराष्ट्रपति। ये तो हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और आगे देखिए कि संसद का प्राण और आत्मा किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है ये भी तो जाने रहिए। तो आर्टिकल 79 में आपको संसद मिलेगी, 80 में आपको राज्यसभा मिल जाएगी और 81 में आपको लोकसभा के बारे में प्रावधान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि यदि विधानसभा अपने कामकाज में ना हो तब फिर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल लगेगा फिर? आर्टिकल 356। ठीक है, इसको याद रखिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो मतलब जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा तब कर सकते हैं जब उन्हें ये लगे कि राज्य जो है इसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर आप देखिए विधानसभा ना तो आपको मतलब विधानसभा यदि उपस्थित ना हो तो यदि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई हो और कोई स्पष्ट बहुमत वाली जो सरकार है वो बनाने की स्थिति में ना हो तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता का एक संकेत होता है। और इसी आधार पर आप देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की जो स्थापना है वो कर देते हैं। आगे देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार किसी के पास है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन हटाएगा? जाहिर सी बात है राज्यपाल के पास ये पावर्स होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 है उसमें क्या कहा गया है कि 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और उन्हीं मुख्यमंत्री की सलाह पर जो जिनको वो कहेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और इस अनुच्छेद का जो खंड 1 है वो ये भी कहता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात कोई फिक्स जो है टाइम पीरियड नहीं है, ये सब प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। हालांकि ये शक्ति मुख्यमंत्री के विधानसभा में बहुमत खोने पर ही उपयोग में आ सकती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो अभी आपको मैंने बताया कि राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, उनके मेंबर्स का होता है 6 साल का। ठीक है, आगे देखिए कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ऑप्शन बी वाला। 21 तो वोट डालने की मतलब मिनिमम लिमिट है और 30 वर्ष राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, 35 वर्ष आप देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल वगैरह बनने के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 भी संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं से संबंधित, जिसमें लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है अभी बताया 30 ईयर्स। ठीक, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85। क्या होता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला कह रहे हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितनों एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन आया उसके पहले तो मैंने अभी बताया था कि मात्र 2 लोगों को। ठीक है, 0 आवर की शुरुआत पीसीएस ने भी पूछ रखा है, कह रहे हैं किस सदन से हुई थी? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। ये हो जाएगा लोकसभा। तो जो 0 आवर है ना, ये हमने किसी देश के संविधान से नहीं लिया है, ये हमारे अपने भारत देश के संविधान के दिमाग की उपज है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन 0 लोकसभा में इसको चलाया जाता है। तो देखिए जो ऑपरेशन 0 आवर है इसकी शुरुआत लोकसभा से हुई और इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आपको वर्णन नहीं मिलेगा। ये भारतीय संसद का नवाचार है जो कि 1962 में स्टार्ट हुआ था और ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख ना तो आपको संविधान में ना ही संसद में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और सदनों की जो प्रक्रिया नियमन है ना उसमें भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जो 0 आवर है इसकी स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? तो लोकसभा मतलब कि लोकसभा में हुई थी। और अब मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो 0 आवर है ये कितने समय का होता है, मतलब कितने से कितने बजे तक का होता है। ठीक है, और भारत देश में ही है, अपने देश के भीतर एक स्टेट है जिसने 0 आवर जो है वो स्टार्ट किया। ध्यान रखिएगा 0 आवर है, ऑपरेशन 0 आवर नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर मतलब दूसरी चीज़ है। ऑपरेशन 0 आवर से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये 0 आवर है। ठीक है,
आगे देखिए कि राज्यसभा में किस राज्य में सर्वाधिक सदस्य आते हैं। तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर एक सभा में सबसे ज़्यादा मेंबर्स अपने यूपी से ही जाते हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो लोकसभा से कितने लोग जाते हैं, तो लोकसभा में तो अपने 80 लोग जाते हैं। वही राज्यसभा में आपको 30 या 31 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, तो यहाँ देखिए 31 हैं। ठीक है, आगे देखिए कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजते हैं। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 356। तभी तो वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 आप देखिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पे आधारित है। और यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त या संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन नहीं चला सकती, तो फिर क्या होता है, तो वही राष्ट्रपति शासन लगता है। वो एक सेकंड, अनुच्छेद 356, मुझे लगा मैंने 368 बता दिया क्या सॉरी। चलिए आगे देखिए, संसद का सत्र अधिकतम कितने महीने तक के अंतराल पर बुलाना आवश्यक है। तो कम से कम भैया मतलब 2 सत्र, मतलब कि 2 बैठक होना अनिवार्य ही होती है। तो इस वजह से हाईएस्ट जो 6 महीने हैं उससे ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसके अनुसार आप देखें कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य ही होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। अभी मैंने बताया था कि विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। थोड़ा ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, कैसे, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है, सॉरी अधिकतम संख्या। हालांकि हमने अभी देखा था कि राज्यसभा में जो हाईएस्ट मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मतलब उनकी संख्या और उनके निर्वाचन नाम निर्देशन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमसे यूपीएससी ने पूछा था अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सिन्हा। ठीक, और ये पहले अध्यक्ष थे और साथ में अस्थायी थे। अस्थायी रूप से कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। ऑप्शन ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। आगे देखिए, लोकसभा में कितनी बार विश्वास मत लाया जा सकता है, तो भैया कितनी भी बार लाइए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राज्यसभा में किस श्रेणी का विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है। तो हमने देखा था कि राज्यसभा में आप देखिए जो मनी बिल है ना, वो पारित मतलब कि नहीं लाया जाता है। मनी बिल के बारे में अनन्य अधिकारिता है किसकी, तो ये लोकसभा की। ठीक है, आगे देखिए कि लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी तो जो हमारा चुनाव है वो सब हुआ है, इस वजह से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रोटेम स्पीकर है उनकी नियुक्ति की जाती है और वरिष्ठतम मेंबर को ही नियुक्त किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात जो मतलब कि आपको ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेंगे 18वीं लोकसभा के, वो कौन थे प्रोटेम स्पीकर, तो वो थे भर्तृहरि मेहताब। क्या नाम था उनका, भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। और आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, इसके दूसरे प्रावधान के अनुसार नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। उस मामले में विधायी अनुभाग के द्वारा तैयार वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की संसदीय सूची कार्य मंत्री को प्रस्तुत की जा सकती है, जो एक अस्थायी अध्यक्ष का चयन करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाता है। और अब देखिए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई। इससे पहले आज सोमवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। तो ये पता है, ये एक जगह न्यूज़ दिया हुआ था, वहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक, चलिए कुल मिला करके बस याद रखना है कौन थे, भर्तृहरि मेहताब। बस डेट वगैरह नहीं कि आज ये दिन फलाने ढिमकाना दिन में नहीं याद करना।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों के जो संख्या है 12 होते हैं, उन किस क्षेत्र से आते हैं? तो हमने देखा था ना अभी, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, या फिर मतलब किससे, बताइए आप। 5 है टोटल। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा लोकसभा के बहुमत से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा में उस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत, वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। 1 2 3 तो इसके तहत कौन? राष्ट्रपति। और 2 1 3 इसके तहत राज्यपाल। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन सी स्थिति में बुलाया जाता है? ठीक है, तो हमेशा ऐसे मनमानी तो नहीं बुलाया जाता, कुछ तो स्थितियां बनती होंगी। तो मनी बिल पर असहमति, तो मनी बिल पे तो वैसे भी नहीं लगता, तो ये तो नहीं होगा। साधारण विधेयक पर यदि गतिरोध हो तब बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है देखिए मुख्य रूप से साधारण विधेयकों पर ही बुलाया जाता है, जब दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध या टकराव उत्पन्न होता है तब। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित परिस्थितियों में बुलाया जाता है। पहला कि एक सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार करना, यदि एक सदन द्वारा पारित करके उसे दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो। दूसरा कि 6 महीने से अधिक की निष्क्रियता, अर्थात यदि किसी एक सदन द्वारा भेजे गए विधेयकों पर दूसरे सदन ने 6 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की तब। और तीसरा क्या है? संशोधनों पर असहमति, अर्थात यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर असहमति हो तब। ठीक है, और आगे देखिए कि ये प्रावधान धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक बार उपसभापति कौन बने? ठीक है, ऑप्शन देखिए भूपेंद्र नाथ डेका, एम हनुमंतैया, हरिवंश नारायण सिंह, या फिर एम अली मुनर रहमान अंसारी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, आगे देखिए कि लोकसभा के पहले चुनाव में कुल कितनी सीटें थी ये बताना है। तो जो पहली बार जो चुनाव हुआ था उसमें थी 489 सीटें, यानी कि ऑप्शन बी वाला। अब देखिए हमने उससे जो भी क्वेश्चंस थे जो हमेशा एग्जाम में बनते रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पता चला हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, आ भी नहीं रहा है। तो अब हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2021 में जो सर्वप्रथम पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो अभी हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 25 MCQ हमने लिए हुए हैं केंद्र राज्य संबंध से। पहला क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन देखिए भाग 5, तो भाग 5 में तो हमने आपको बताया क्या है, हमारी संसद है। ठीक है, केंद्र सरकार। भाग 6 में हमने राज्यों की बात की। ठीक है, और भाग आप देखिए 9 सॉरी भाग 11 है ये, तो ये इसका उत्तर तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है भाग 9A। भाग 9A क्या है? ये भाग 9A। तो भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था है, जो मतलब कि गांव की पंचायतें हैं वो। और भाग 9A में आप देखेंगे तो शहरी पंचायत, जिसे हम नगर पंचायत कहते हैं, उसकी व्यवस्था है। आगे जो है हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज की वीडियो के बाद, उसमें हम लोग 3 टॉपिक लेंगे। एक तो उच्च न्यायालय, और दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था। तो तीनों टॉपिक एक साथ MCQ करवा के फिर उसके बाद जितना हो गया है सबका कंपाइल करके MCQ दे देंगे, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे के सारे MCQ देख लें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भाग 11। ठीक है, तो आप देखिए केंद्र राज्य संबंध का जो विवरण है वो भाग 11 में दिया गया है। इसमें आपको 3 तरह के संबंध देखने को मिलेंगे। हालांकि मतलब केंद्र राज्य के संबंध जो है वो 3 तरह के हैं। 2 संबंध आपको भाग 11 में मिलेंगे, वित्तीय संबंध जो है वो आपको भाग 12 में मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि विधायी संबंध जो है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है, और ये अध्याय संसद और राज्य की विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार और विधायी विषयों के वितरण से रिलेटेड है। और इसमें आप देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के शक्तियों का विभाजन भी शामिल है। वहीं प्रशासनिक संबंध देखिए तो अनुच्छेद 256 से 263 तक है, और ये अध्याय केंद्र राज्य
के बीच प्रशासनिक शक्तियों और जिम्मेदारियों के समन्वय से संबंधित है। इसमें केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश देने, अखिल भारतीय सेवाओं, अंतर्राज्यीय जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित प्रावधान मिल जाता है। तीसरा जो है वो मतलब भाग 12 में है वित्तीय संबंध। और आपको पता है कि हाँ, पहले जो हमारा मतलब कि वित्त संबंधी अधिकार था वो क्या था, वो था हमारा फंडामेंटल राइट्स। हालांकि हमने ये सारी बातें फंडामेंटल राइट्स वाले में बताई भी हैं, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। और उसी टाइम से जो हमें पहले मतलब कि मिला हुआ था संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, उसको यहाँ से हटा करके भाग इसी 12 में आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। तो अभी वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। कितनी बार बता चुके हैं, जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियों का मतलब बातचीत किया गया है। पहली है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची वाले विषय पे राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों ही बना सकते हैं। प्रभावी कौन होगा, केंद्र सरकार वाला। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको एक और सूची भी मिल जाती है जो कि इसमें नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूची के विषय। और उस पे कानून बनाने का हक हमेशा किसको रहेगा, केंद्र सरकार को। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला देखिए कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ होती हैं। तो अभी मैंने बताया कि 3 सूचियाँ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इतनी देर हो गई है, अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। मेरे 1000 पूरे हो जाएं, मतलब मेरी दिली इच्छा है 1K दिखे कम से कम। हालांकि एम तो बहुत ज़्यादा का है, एम्बिशन तो लंबे लंबे ही लोग रखते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम एक 1K दिख जाए तभी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची में सबसे अधिक विषय आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपने यहाँ केंद्र जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, केंद्र शक्तिशाली है, तो उसी के पास ज़्यादा सूची होंगी। और उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी केंद्र सूची में सर्वाधिक विषय हैं। तो आप देखिए, जैसे केंद्रीय सूची में आपको रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगा। जनगणना को कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग में आ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कह रहे हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और सामने दिया हुआ है कितने विषय किसमें शामिल हैं। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो पता चलेगा केंद्र सूची में 97 विषय हैं, और जो हमारी राज्य सूची है उसमें कह रहे हैं 52 विषय हैं। ठीक है, अभी जो है इसमें 52 नहीं होना चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से 47 होना चाहिए था। और राज्य सूची में, समवर्ती सूची में 61। एक सेकंड मैच कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए कुछ। तो मुझे जैसे थोड़ी सी अभी इसमें कन्फ्यूज़न हो रही, कल वाली वीडियो में बताया था, लेकिन अभी देखो मेरे माइंड से स्किप कर गया है। एक सेकेंड। तो केंद्र सूची में आप देखिए, कह रहे हैं कि 61 विषय है। ओ सॉरी 61 नहीं, केंद्र सूची में 97 विषय हैं, ये बात तो ठीक है। राज्य सूची और समवर्ती सूची में मैं आए दिन थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। अभी देखिए, अभी भी कंफ्यूज ही हो रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखिए तो 2 का बी हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची में 61 और बचा क्या, समवर्ती सूची 52। तो हाँ, शायद सही तो है। देखिए, समवर्ती सूची में पहले जो है सॉरी क्या था, हाँ 47 विषय थे। ठीक है, आगे चल करके एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 5 मतलब जो राज्य सूची के विषय थे उनको यहाँ से हटा करके कहाँ पे जोड़ दिया गया, तो इनको यहाँ से जोड़ दिया गया हमारे मतलब समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इस वजह से अभी जो है इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हालांकि अगर फिर भी आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एसआई जो 2020 या 21 के आसपास वैकेंसी आई थी, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से, हाँ मतलब मिस्टेक ना होने पाए। केंद्र सूची में आपको 97 विषय मिलेंगे। कहीं कहीं मैंने इसको 100 देखा जरूर है, लेकिन ज़्यादातर मैंने लक्ष्मीकांत में भी देखा, इसमें आपको 97 ही मिलेंगे। दूसरे में भी 97, कहीं तो मैंने देखा था 100 है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 97 या 100, अगर 97 है तो 97 ही टिक करना है, अगर 100 है तो 100। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो मतलब देखने को मिलेगा वो 97 है। ठीक है, तो केंद्र सूची में 97 है। राज्य सूची में अभी हमने देखा समवर्ती सूची में 52 है और राज्य सूची में 61 है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एकदम पिद्दू सा क्वेश्चन था, इतना टाइम ले लिया, जबकि था कुछ नहीं, बस आपको याद होना चाहिए, एकदम फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आप लोगों ने देखा कि जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था
एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे उसमें, मतलब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो जाओ भाड़ में। चलिए, कह रहे हैं समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य में टकराव होने पर किसका कानून मान्य होगा। अभी मैंने बताया कि दोनों में अगर टकराव होता है तो केंद्र सूची मतलब केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो प्रभावी होगा। ठीक है, तो कहाँ है भैया केंद्र, ये देखिए ऑप्शन बी में। आगे देखिए, कह रहे हैं आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये आपको कौन से अनुच्छेद में मिलेगा, तो ये देखिए अनुच्छेद 250 में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए कि भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है, तो जब हमने संघीय व्यवस्था और संघीय प्रणाली और साथ में संसदीय प्रणाली ये सब पढ़ाया था तो उसी में सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, अत्यधिक केंद्रीकृत संघ तो ऐसा नहीं है, मतलब शुद्ध संघ तो बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, कहीं कहीं आपको एकात्मक व्यवस्था भी मिल जाएगी, जैसे जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू होती है तो। ठीक है, आगे देखिए कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको छोड़ा तो समझिए कि आप पॉलिटी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मतलब छोड़ने का। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं वित्त आयोग में मेंबर्स वगैरह कितने हैं, तो वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता होगा तो फिर चलिए फिर आगे कभी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए होता क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें 3-5 करने से बचे। पता चला कि पूछा जाना है वन लाइनर टाइप का और इजी टाइप का क्वेश्चन, हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं आईएएस लेवल के क्वेश्चन, तब फिर हम लोगों का जो दिमाग है ना वो दही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो समझिए आप गलत दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आईएएस के क्वेश्चंस अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ करके आप वनडे एग्जाम्स को निकाल लेंगे तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्रोनोलॉजी आपको दी गई है कि निम्नलिखित आयोगों को समय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और राष्ट्रीय एकता आयोग, समझ रहे हैं सब क्या है। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए जो बनाए गए आयोग हैं वो हैं, बहुत बार जो मतलब सरकारी आयोग है इसको पूछा गया है कि किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शंस जो हैं उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इस क्रोनोलॉजी को आपको लगाना है, उत्तर भी देख लीजिए, 3-1-2 हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले राष्ट्रीय एकता आयोग यानी राज्य मन्नार समिति बनी, उसके बाद आप देखिए सरकारी आयोग बना, तीसरा ये जो है ना ये पुंछी है, लिखा नहीं रहा था तो इस वजह से मैंने फिर इसको ऐसे ही लिख दिया, तो ये पुंछी आयोग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र राज्य संबंध के लिए सबसे पहले राज्य मन्नार समिति बनी जिसे राष्ट्रीय एकता आयोग कहते हैं। दूसरे पे कौन सा बना, तो दूसरे बना सरकारी आयोग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है पुंछी आयोग। सरकारी आयोग के बारे में और डिटेल में जानेंगे क्योंकि बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, सरकारी आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुंछी आयोग या फिर मंडल आयोग। क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? राज्यों के पुनर्गठन के लिए तो राज्य पुनर्गठन आयोग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, ये सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और पुंछी आयोग भी उन्हीं से संबंधित है। मंडल आयोग अभी अगवा देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सरकारी आयोग से, जो कि बहुत पूछा जाता है। पहला, इसका जो गठन है वो 1983 में किया गया। ये सरकारी आयोग का नाम सरकारी आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। ये मतलब कि एक्स क्या थे, एक्स किसी के एक्स नहीं एक्स जस्टिस थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है सेवानिवृत्त जस्टिस थे, नाम क्या था, रणजीत सिंह सरकारिया, और इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई इस आयोग की। यही कारण है कि इसको सरकारिया आयोग कहा गया। ठीक है, 1983 में इसका गठन हुआ। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो देखिए 1988 में 1600 पृष्ठ की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी, जिसमें 247 विशिष्ट प्रविष्टियां भी शामिल थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट के बड़े आकार के बावजूद आयोग ने मोटे तौर पर केंद्र राज्य संबंधों में विशेष रूप से विधायी राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 जैसे राज्य सरकार का निलंबन और राज्य में प्रत्यक्ष केंद्र सरकार का लागू होना, इसके उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की। समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्ट जा रही हैं, इसमें आपको ज़रा सा भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट में इन्होंने इस तरह की बातें की थी। कई बार क्वेश्चन आजकल जो है ना रिपोर्ट में
क्या पूछ मतलब रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने क्या रिपोर्ट में दिया था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन यूपीपीसीएस पूछ रहा है, मैंने नहीं देखा कि किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया हो। तो वनडे एग्जाम में तो वनडे की तरह से मतलब कि देखेंगे क्वेश्चन। चलिए, और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो सरकारिया आयोग था ना, इसमें सरकारिया के अलावा 2 अन्य सदस्य थे, अर्थात ये 3 सदस्यीय जो है मतलब कि ये आयोग था। तो 3 सदस्यों में एक तो हमने देख लिया कि रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष ही थे। 2 अन्य कौन थे, श्री बी शिवरामन और दूसरे हैं डॉक्टर SR सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, और ये PYQ है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रक्षा, तो रक्षा जो है ये तो आप देखिए कि केंद्र का है। पुलिस तो हमारे राज्यों की होती है। विवाह और तलाक पूछ क्या रहा है, समवर्ती सूची, तो बस विवाह और तलाक जो है समवर्ती सूची का हो जाता है। ठीक है, और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य किसका है, कल ही तो बताया था, राज्यों का है। ठीक है, आगे देखिए, तो विवाह और तलाक संबंधी जो मामले होते हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर कानून राज्य भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। अगला देखिए कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक है, आर्टिकल 249। नेक्स्ट देखिए, कहना निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, शेष शक्तियाँ, तो शेष शक्तियाँ मतलब समझ रहे हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, कितनी बार बता चुके हैं, केंद्र में निहित होती हैं। तो ये कहाँ है, केंद्र में, ये देखिए केंद्र के पास होती हैं, ऑप्शन बी। ठीक, अब देखिए, भारत में शेष शक्तियाँ यानी कि रेसिड्यूअरी जो पावर्स हैं यानी अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र में होंगी। ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 248। ठीक, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित नहीं किया गया था। तो अभी हमने देखा केंद्र राज्य संबंध के लिए ये पंची नहीं है, दरअसल ये पुंछी है। क्या है, पुंछी आयोग। ठीक, तो पुंछी आयोग था, सरकारिया था, राजमन्नार समिति थी, लेकिन मंडल आयोग नहीं था। ठीक है, तो मंडल आयोग का संबंध किससे है, यहाँ पे देखिए, तो मंडल आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल था। ठीक है, आगे देखिए कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य किस तरह का काम करता है। तो क्या झगड़ा लगवाने का काम करता है, नहीं ना, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था, और 2021 यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1956। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में लागू हुआ। आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में केंद्र राज्य विवादों के निपटान का अधिकार किसके पास है। अब देखिए, अगर आप लोग पॉलिटी को लूसेंट से उसके MCQ के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो हमने इसी मतलब कि जनवरी में ही, इसी साल के जनवरी में जो लूसेंट पॉलिटी है उसके MCQ करवाए हैं चैप्टर वाइज। आप लोग चाहें तो उसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको, मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स MCQ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो डबल फ़ायदा, एक तो लूसेंट भी कवर हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में केंद्र राज्य के मध्य यदि कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो चाहे राज्य का राज्य से विवाद हो, चाहे केंद्र का राज्य से विवाद हो, या केंद्र का यूनियन टेरिटरी से विवाद हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता वाले मतलब कि मामले होते हैं। इस पर केवल और सुप्रीम कोर्ट ही अपना जो देख रेख है वो करेगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1950। ठीक है, 1956 में क्या हुआ था, अभी बताया है, बताइए क्या हुआ था 1956 में। सबसे पहले 1947 में क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947, याद है कि नहीं तारीख। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे कि भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में रेसिड्यूअरी पावर कहाँ निहित है। कितनी बार बताऊं, केवल केंद्र में निहित है। ठीक है, देख लीजिए, यूपीपीसीएस प्री 2017 का ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहे हैं केंद्रीय सूची का विषय कौन सा, ये वाला क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस का ही है। ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभी तो मैंने बताया सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है। कृषि तो बताया ना, अपने राज्यों का है। डाक और तार, ये देखिए, ये हमारे किसका है, ये हो जाएगा केंद्र सूची का विषय। पुलिस तो कहाँ की होती है, स्टेट की होती है, दिल्ली पुलिस को छोड़ करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आ रहा है आपके समक्ष। कहना है कि मैच द फॉलोइंग महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से सही हैं। ठीक है,
कह रहे हैं आर्टिकल 246 में शक्तियों का विभाजन है, एकदम ठीक बात है। 248 में अवशिष्ट प्रविष्टियां हैं, सही बात है, अभी देखा था। 280 में वित्त आयोग है, ये भी ठीक है। तो उत्तर क्या होगा कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ऑप्शन ए ठीक है, उत्तर ए वाला हो जाएगा। ठीक, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में शामिल किए थे और आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यही वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा ही एग्ज़ाम में बनते रहे हैं और इनके भी बनने की संभावना होती है। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ईश्वर की कृपा रही तो यहीं से ही पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दिया करिए और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और एक महत्वपूर्ण सूचना सुनते जाइए, 2 तारीख को दोपहर 12 बजे से हिंदी की महामैराथन अपने इसी चैनल पे आने वाली है, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।